ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है उमर भट्ट और मेरे साथ हैं आसिम गुल। और हम जो हैं एक नया प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है यूथ एडवोकेसी पैनल के ऊपर। हम दोनों मौजूद हैं। मंजिल का यूथ एडवोकेसी पैनल होता है, उसके ऊपर हम दोनों मौजूद हैं। और हम एक नए इनिशिएटिव के साथ इधर आप लोगों के पास आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 का दौर गुजर रहा है अभी भी। और more it's right now more important than ever before to be aware of mental health issues and to also be able to cater to the mental health needs of individuals, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों या एजुकेशनल बैकग्राउंड के हों। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको अफेक्ट करती है। आसिम और मैं दो मौजूद हैं। तो आज जैसे कि आप कोविड सिनेरियो से हम सब गुजर रहे हैं, तो हेल्थी माइंड्स के लिए हेल्थी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे हेल्थ कोच आसिम मौजूद हैं। आसिम, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोग्राम एंड healthy mind, healthy body? What does it take? How do we define a healthy individual? Thank you, Umar. Thank you for introducing me. Thank you for giving me a chance. जैसे कि आपने खुद इंट्रोडक्शन दिया कि हेल्दी माइंड्स इनिशिएटिव पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि एक हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से आपने बात की कि कोविड-19 के वक़्त से गुज़र रहे हैं, तो इस वक़्त काफ़ी लोग को जो है वो मेंटली एंड फिज़िकली जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं इस इन्फेक्शन से। और इस पीरियड से गुज़रने के बाद जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जिन पे जो है बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उस पे मैं थोड़ा-सा रोशनी डालना चाहूँगा। मंज़िल की हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्वड हैं। जिस तरह से हम लोग यूथ एम्पावरमेंट में बात कर रहे होते हैं, हमारा यही जो है वो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प की जाए हर तरह से, बी इट एजुकेशन, बी इट देयर करियर्स, बी इट देयर लाइफ़स्टाइल एंड हेल्थ। तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और उसके साथ-साथ हमारी मंज़िल की जो कम्युनिटी, बिल्कुल। स्टाफ है और भी सारे लोग हैं दुनिया भर में, वो भी इस सेशन से जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ़ में, अपनी एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। Yes, absolutely. So, as a part of the series on healthy minds, आज जो हम टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो है healthy bodies and what does it take to be someone who's healthy? So, what is a healthy person defined as? Is it just someone who is very fit, who is very agile, या फिर is it someone who is very sharp, जिसका दिमागी तवाज़ुन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, सिर्फ उसको एक हेल्दी माइंड कह सकते हैं? या जो फिज़िकली फिट होता है, उसको एक हेल्दी इंसान कह सकते हैं? क्या हेल्दी हेल्दी ह्यूमन की क्या डेफिनेशन होगी आसिम? सबसे तो डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करते हैं और फिर लेट्स बिल्ड इनटू व्हाट इट टेक्स टू बिकम हेल्दी। अच्छा, ठीक है। उमर, तो इसमें जो है काफ़ी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हेल्थ की जो आपने बात की। अब हेल्थ में सिर्फ़ आपका जिस्म या आपका जो है वो ज़हन नहीं है, और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे आपने बात की कि अगर एक इंसान शार्प है, मेंटली एक्टिव है, अलर्ट है, तो क्या वो सेहतमंद जो है कहा जा सकता है? या इसी तरह से अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि अम, एक उसकी जो डाइट है और ओवरऑल उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत अच्छा गुज़र रहा है, क्या वो एक हेल्दी एक पर्सन कहा जा सकता है? सो आई थिंक द 2 थिंग्स गो हैंड इन हैंड। दोनों चीज़ों को देखा जाएगा और दोनों चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं, व्हिच मीन्स कि आपका जिस्म और आपका ज़हन, दोनों की तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू बी कॉल्ड अ हेल्दी पर्सन एंड फॉर यू टू लीड अ हेल्दी एंड लिव अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। तो इस पे जो है दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जी। थोड़ा सा बताएंगे हमें आसिम कि ये हेल्थी माइंड और हेल्थी बॉडी दोनों चीजें अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या करना चाहिए? अच्छा, तो हेल्दी माइंड की अगर या हम ये बात। बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इस दौर से जो हम गुजर रहे हैं 2020 में। जो पिछले 8-10 महीनों में हमने देखा है कि कभी जॉबलेसनेस की वजह से या कभी वैसे ही हेल्पलेसनेस की वजह से किस तरह से आप डील कर रहे हैं
और अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बरकरार रख रहे हैं? उमर, ये दोनों चीज़ें इतनी रिलेटेड हैं कि आपकी जो डाइट है वो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। और इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो ओवरऑल आप अच्छा फील करेंगे। अगर आपने ज़्यादा कुछ ऑयली चीज़ें खा ली हैं या स्पाइसी चीज़ें खा ली हैं, तो या फिर बहुत ज़्यादा आपने शुगर्स खा ली हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ़ आपके जिस्म पे नहीं बल्कि आपके ज़हन पे भी जाएगा। इसी तरह से आपने सुना होगा किस तरह से लोग, जैसे आपने बात की कि आप स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन जो कि एक दिमागी हालत है, उससे सिर्फ़ आपके दिमाग पे असर नहीं पड़ता बट पूरे जिस्म पे आपके जो है वो असर ज़ाहिर होता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्लो हो जाता है, आपका मूड सही नहीं रहता है, आपकी परफ़ॉर्मेंस सही नहीं रहती है। तो ओवरऑल जैसे आपने बात की कि हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। बहुत ज़्यादा इनमें जो है कनेक्शन है जो कि हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त। ओके, बिल्कुल। आपने मुझे एक दो चीजें बताई। आपने बोला कि डाइट बहुत जरूरी है, आपने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपने और क्या चीजें स्लीप हमें बताई? कुछ आपकी डाइट आपने बताया, ठीक है, नींद डाइट जो की है, बात होगी। डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप मैनेजमेंट, यू सेड। स्लीप ऑब्वियसली स्लीप रूटीन आपकी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उसमें जो है मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। उसमें कुछ जो है वो, अगर आपकी नींद सही नहीं है तो वो आपके ज़हन पे भी असर डालेगी और आपके पूरे जिस्म को भी इम्पैक्ट करेगी। तो स्लीप इज़ अ वेरी, राइट, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए एट ऑल टाइम्स। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। तो एक काम करते हैं, हम इन तीन चीजों को, हमने तीन मेन इंडिकेटर्स शायद इस वक्त इस्टेब्लिश किए हैं। अ, दोनों मेंटल और फिजिकल हेल्थ के जो पैराडाइम्स जिसके ऊपर हम आई थिंक आज मजीद गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो ये तीन रखते हैं हम, कि फूड, स्ट्रेस एंड स्लीप रूटीन। स्लीप एक एक मैनेजमेंट। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि है हाँ, मूवमेंट, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज़, जो कि काफ़ी एक्सरसाइज, लोग वेरी गुड। बिल्कुल भूल चुके हैं। आजकल के ज़माने में इतना स्ट्रेस हो गया है और फ़रागत नहीं है लोगों के पास कि वो कुछ टाइम निकालें अपने लिए और एक्सरसाइज़ करें। इससे ये बहुत अक्सर फरागत होती भी है, तो वी प्रेफर टू जस्ट हैव अ चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंस। आज के वो पिछले दिनों बड़ा आपने सुना होगा, वो एक कोई चैटिंग सॉफ्टवेयर था, वो बड़ा मशहूर हुआ था कि जिसमें 6-6 10-10 लोग साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। बस उसमें भी पता नहीं, उसमें कोई ऐसा हेल्थी चीज मुझे नजर तो नहीं आई, बस लेकिन यही, हम लोग इस जिस ज़माने में हम रह रहे हैं उमर, मेरे ख्याल से यही है कि एक डीजनरेशन हो गई है ओवरऑल। हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस हद तक किया जाए और किस मकसद के लिए किया जाए। जैसे आपने बात की कि हमारे पास फ़रागत होती भी है लेकिन हम टाइम को ज़ाया कर देते हैं। तो आज के जो ये सेशन है हम इसमें फ़ोकस करेंगे कि किस तरह से हम सबको इस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए, अपनी सेहत को, अपनी ज़हनी तवाज़ुन के लिए, अपनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए इसको हमें तरजीह देनी चाहिए। और जितना हो सके कोशिश करें अपनी तरफ से कि टाइम दें अपने आप को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आजकल काफ़ी लोग इसमें जो है अ, भूल चुके हैं इस जो आपने और आपने जो फिजिकल तंदुरुस्ती की बात की, हुँ, इसमें सिर्फ एक एक और चीज ऐसा एज अ साइड मैं कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से फिजिकल तंदुरुस्ती में, और मैं आपसे पूछना भी ये चाहूंगा कि कुछ लोग हम देखते हैं कि थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं, और जी। कुछ लोग हम देखते हैं स्लिम होते हैं। हुँ। सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती सिर्फ इससे रिलेटेड है बाय द वे, कि मोटापे से और पतला होने से, या इसके अंदर इससे इससे आगे बढ़ के भी कुछ एक एस्पेक्ट आता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है उमर, क्योंकि अगर आप का जिस्म जो है वो पतला है या फिर जैसे आपने बोला कि वज़न कम है, इससे ये बिल्कुल नहीं साबित होता कि आप एक तंदुरुस्त इंसान हैं और आपकी आपके जिस्म में और कोई जो है वो सब कुछ ठीक चल, अलामात नहीं कोई है और कमजोरियों की कोई हैं? और कमज़ोरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखी जाती हैं। तो सिर्फ़ जिस्म की, जो आपने वज़न की बात की, वज़न इज़ नॉट द ओनली, वेट इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर। आई वुड नॉट से दैट। राइट, एक इसमें बल्कि टर्म भी यूज़ किया जाता है कि थिन फ्रॉम द आउटसाइड एंड फैट फ्रॉम द इनसाइड। जो कि इंसान, अगर आपको पतला लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही एक आइडियल हेल्दी पर्सन है। उसके अलावा भी जो है कुछ और, जैसे आपने बात की, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। और इसी तरह से कि एक
जैसे हमारे उसमें बीएमआई यूज़ होता है। बीएमआई आपको बताता है कि आपका अ, आपकी बॉडी के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से, ऑल दैट। तो उस बीएमआई इज़ एन इंडिकेटर जो कि आपको बताता है कि आप किस तरह से आप कितने हेल्दी हैं ऑन इन टर्म्स ऑफ वेट। लेकिन मैं उसको भी जो है मैं नहीं कहूँगा कि दैट इज़ द ओनली इंडिकेटर, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे ख़्याल से पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, वो होगी डाइट। तो क्योंकि आज का जो सेशन है जिस पे हम फ़ोकस कर रहे हैं कोविड-19। अब कोविड-19 में क्या हुआ है कि कोविड-19 एक ऐसा इन्फेक्शन है, जो कि हमारे जिस्म के लिए जो है वो एक जैसे नॉवेल है, न्यू है। नया इन्फेक्शन आया है जिसको लड़ने के लिए हमारे जिस्म में जो है वो कोई इस तरह की सलाहियत नहीं थी। और सलाहियत नहीं होने की वजह से जो भी मसले आपने देखे हैं, इतनी सारी अमवात हो गई हैं और इतने सारे लोगों के जो है वो इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं कि क़ुव्वत यह हज़ाम। सलाहियत कम कम होती है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन अ डेली बेसिस हमारा जो बॉडी है व्हिच इज an amalgamation of like billions and billions of cells and what not, उसके अंदर आई थिंक एक कांस्टेंट फाइट तो रेज हो रही होती है। वो बचपन में आई थिंक हमने पढ़ा वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, मुझे तो बचपन में वो पावर रेंजर्स लगते थे जी, जी, हमारे बिल्कुल। जो बॉडी के इस सभी। लेकिन लेकिन जी, जी, बोलें। लेकिन जब से कोविड आया ऐसा लगता है हमारे अंदरूनी पावर रेंजर्स जो है ना वो खत्म हो गए थे, कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो वो पावर रेंजर्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या ये एक एक चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के हवाले से? जी, तो इम्यून सिस्टम जो होता है, जिसको आप पावर रेंजर्स कहते हैं या जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी आर्मी है, ठीक है? अब ये इम्यून सिस्टम होता क्या है, थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बताऊँगा। ये इम्यून सिस्टम एक यूँ समझ लें कि एक नेटवर्क होता है सेल्स का और प्रोटीन का, ठीक है? और ये बेसिकली हमारा जिस्म खुद बनाता है सारे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए। इन्फेक्शंस में फिर आ जाती हैं चीज़ें, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए। तो इन सब के लड़ने के लिए जो है ये हमारे जिस्म जो एक आर्मी पैदा करती है। अब ये बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती हैं हमारे अ, जिस्म को डिफरेंट इन्फेक्शंस और फॉरेन पार्टिकल्स से बचाने के लिए। तो इसमें जैसे आपने बात की कि व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, आपका पूरा जो एक जिस्म से जो चल रहा है खून, जो ब्लड सिस्टम होता है वो आ जाता है। उसके अलावा एक स्प्लीन एक और ऑर्गन है जो कि इसमें इम्यून सिस्टम में एक पार्ट प्ले करता है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ उनमें से जो है कहे कहे जाते हैं मेमोरी सेल्स, जिनकी एक याददाश्त होती है। तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जब आपके जिस्म पे किसी तरह का भी अटैक होता है, तो वो उसकी एक मेमोरी बना देते हैं और उसी तरह का वायरस अगर दोबारा अटैक करता है, तो वो आपके जिस्म को उससे बचा सकते हैं। क्योंकि ये वाला वायरस हमारे लिए एक नया था, हमारा जिस्म इसके लिए रेडी नहीं था। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कन्फ्यूज़ हो गए, हमारी पावर रेंजर्स या आर्मी जिससे आपने बात की, वो इसके लिए तैयार नहीं, तो इसीलिए वो इसका जो है वो दिफ़ा नहीं कर सके। ये एक बड़ी वजह है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसपे एक अटैक हुआ है, जो कि वैसे तो बहुत पावरफुल होता है और रेडी होता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि कुछ-कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या उसमें कम सलाहियत होती है, राइट? लेकिन अगर देखा जाए आई थिंक थोड़ा-सा हमें, आई एम सॉरी अगर मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन आई थिंक एज़ पाकिस्तानीज़ हम थोड़ा-सा इस चीज़ में शायद ब्लेस्ड थे कि इवन दो एक ये एलियन के इन्फेक्शन ने आके पूरी दुनिया को बिल्कुल ही स्लो डाउन कर दिया, लेकिन पाकिस्तानियों में फिर भी किसी हद तक इन्फेक्शंस और जो जो डेथ्स रिजल्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन इन्फेक्शन ग्रोइंग एंड वही इंटरनल सिस्टम इम्यून सिस्टम नॉट बीइंग एबल टू काउंटरैक्ट दिस वायरस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग का अलग एहसान है कि फिर भी थोड़ा सा नुकसान कम हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी कई वजूहात हैं जो सामने आपके रखने चाहूँगा। सबसे पहली जो वजह है वो तो ये है कि हमारी जो ओवरऑल डाइट है, उसमें अभी भी इतने मैं नहीं कहूँगा कि इतनी तबाही अभी आ चुकी है या इतनी कुछ हम पीछे चले गए हैं कंपेयर टू अमेरिका या दूसरे और जो ममालिक हैं वेस्ट की तरफ। उनकी डाइट में जो है आपको देखेंगे कि शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ अभी भी आप देखें तो जैसे एक होता है कि देसी टोटके, जैसे मैं कहूँगा देसी टोटके अभी भी बहुत घरों में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है, बहुत कम है। उनका जो है ज़्यादातर जो
मतलब यूँ समझ लें कि जो डिफेंस मैकेनिज्म। डिपेंडेंसी जो है उनकी है वो मेडिसिन्स पे, ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा। तो अच्छा, उनका जो डिफेंस। इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो गया। हम लोग फर्दर जब बात करेंगे इम्यून सिस्टम पे तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अच्छा तो दूसरी क्या आप एक छोटा-सा, मैं सॉरी एक सवाल यहाँ पे सिर्फ छोटा-सा कंसाइज़ सवाल, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि ज़्यादा दवाई लेने से इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होता है? ये इस तरफ का मुझे कुछ बात समझ बिल्कुल, आई जिस तरह से आपने। ये बिल्कुल ऐसा सच है उमर। वजह ये है कि हमारे जिस्म में जब आप इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम में हमारे पास होते हैं आर्मी जिसे हम कहते हैं, वो एक माइक्रोब्स होते हैं जिसे हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। अब गुड बैक्टीरिया क्यों होते हैं जिस्म में? वो होते हैं जिस तरह के फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको फाइट करने के लिए। तो सही। अगर आप ये देखें जो दवाई ली जाती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स क्या करता है? वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब वो सिर्फ़ हुँ, बैक्टीरिया उस हार्मफुल बैक्टीरिया को नहीं, बल्कि जो कि आपके जिस्म के लिए इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, उसको भी वो किल कर देता है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके जिस्म में वो जो आर्मी थी मौजूद, वो अब मर चुकी है। तो ओवरऑल आपका जो इम्यून सिस्टम है उससे वो वीक हो जाएगा। तो तरीका जो हमारा जो असली तरीका है इसको देखने का वो ये होना चाहिए कि करंट आर्मी गुड बैक्टीरिया को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से अपनी आर्मी को बढ़ाना है। ये नहीं कि आपने राइट, दुश्मन को अटैक करना है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है। आइडियल जो इसका अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। राइट। ठीक है? और दूसरी बात सो आप सॉरी मैं इसमें बताऊँगा, दूसरी जो आपने बात की कि पाकिस्तान में जो है ओवरऑल केसेस या तबाही इतनी ज़्यादा नहीं हुई। एक तो मैंने ये बताया कि आपको देसी टोटके हैं, दवाइयों का इस्तेमाल है बिल्कुल काफ़ी घरों में, लेकिन काफ़ी घरों में जो है वो देसी टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अ, हमारा जिस्म जो है वो ऑलरेडी मतलब यूँ समझ लें कि इस तरह से इतनी सफाई-सुथराई हमारे पास तो है नहीं, पाकिस्तान में आप जानते ही होंगे। तो उस सफाई की कमी जो है वो समझ लें कि इस तरह से जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुई है। क्यों? क्योंकि आपका जिस्म जो है वो जब एक चीज़ के लिए यूज़्ड टू हो जाता है, तो उसको फिर इतना असर नहीं होता, जो कि हमारे साथ हुआ है कि काफ़ी चीज़ें हमारे ज़्यादा एक्सट्रीम सेटिंग्स के हवाले से भी थोड़ी-सा बर्दाश्त कर सकता है हमारा हमारा बिल्कुल। और जिस्म या तीसरी हमारा। चीज़ ये भी है कि हमारे पास ओवरऑल एक यंग पॉपुलेशन है, एक यंग जनरेशन है। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो यूथ कंपेयर करें अगर दूसरी कंट्री से जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है या जहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन काफ़ी मतलब बड़ी उम्र की है, वहाँ पे कोविड जो है उसने ज़्यादा असर किया है। और कोविड ज़्यादातर राइट, उन्हीं को रहा है जैसे 60 प्लस जो हैं, उन्हीं केसेस में ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। तो इसी वजह से एक थोड़ा-सा मैं यही आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में केसेस आप कम देखे हैं। लेकिन इससे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम इसको लाइटली लें या इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। इससे सीखना चाहिए, अपने क़ुव्वत मदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो उस पे हम बिल्कुल बात करते हैं आज। ठीक है। सर, एक चीज़ तो हमने ये कवर कर ली कि किस तरह से देसी ये देसी से ज़्यादा लेट्स कॉल इट नेचुरल नेचुरल हुँ, रेमेडीज़, नेचुरल रिसोर्सेज़ रेमेडीज़ का मतलब आप इंग्लिश में अगर कहें तो नेचुरल रेमेडीज़, रेमेडीज़। हमारे जो बड़े नेचुरल। बड़े बताते आए हैं वो यही कहते हैं कि देसी टोटके। अब देसी टोटके मतलब कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो हर्ब्स और हम लोग बेसिकली जिनको कहते हैं कि एक जिंजर हो गया या जैसे अदरक अदरक हो गया, लहसुन हो गया, नींबू हो गया, ये सारी चीज़ें घरों में इस्तेमाल की जाती हैं काफ़ी कोल्ड्स और फ्लू को काउंटर करने के लिए। इन चीज़ों को जो है देसी टोटके कहते हैं, जो कि आप खुद घर पे करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डॉक्टर और अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। कभी वो उसमें मसाले भी आ जाते हैं हमारे हमारे लोकल साउथ ईस्ट एशियन जो जो हाँ, कहते हैं ना, बिल्कुल जो मसाले देसी टोटके में मेरे ख्याल से आते हैं वो मसाले जात और मसाले नुमा चीजें हुँ। पाउडर की फॉर्म में जो हम ड्राई करके पीस के और वो फिर जो बनाते हैं ना, वो शायद ज्यादा देसी टोटके की तरफ आता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट देसी एस्पेक्ट एंड द नेचुरली occurring fruits and vegetables दैट एक जो जिस तरह आप फिर कह रहे थे कि नेचुरल रिस्पॉन्स बनाते हैं, नेचुरल रेमेडीज मिल के जो बनती हैं, इसमें तो सभी आई थिंक ये चीज़ें आ जाती नेचुरल। हैं। हाँ, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आपने बात की स्पाइसेस भी आ गए, मसाले, स्पाइसेस आ गए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाँ, अगेन वही बात है कि नेचुरल रेमेडीज़ के अंडर जो है ये चीज़ें आ जाती हैं। नेचुरल रेमेडीज़ इज़ बेसिकली यू आर डूइंग एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू नेचर। नेचर से आपकी रिलेटेड है और आपने किसी भी हाँ, दवाई का जो है वो और इस्तेमाल मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन।
मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है उस रेमेडी के अंदर, मतलब मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है बिफोर एंड। जैसे अगर एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो वो फॉर्मूला सिंथेटिक जब से बनता है से लेके जब से वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ऑल मैन मेड, इट्स नॉट कंप्लीटली नेचुरल एट ऑल। उसमें मे बी कुछ एंजाइम्स, कुछ कंपाउंड्स, कुछ फॉर्मूला के अंदर माइन्यूट चीजें हों जो कि नेचुरली अकरिंग हों, पर वो भी सिंथेटिकली बना के ड्रग के अंदर इंड्यूस की जाती और इसी तरह से आपकी डाइट भी जो है वो भी इसी तरह की होनी चाहिए। जैसे आपने बात की कि ह्यूमन इंटरवेंशन, अब एक फल है या सब्जी है, जब वो आप फसल होती है, आप उसको निकालते हैं ज़मीन से, उसके बाद वो कर करा के आपके घर पे पहुंचता है, आपकी प्लेट पे आप जब खाते हैं उसको, तो उसमें ओवरऑल इतनी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई है कंपेयर्ड टू लेट्स से अगर आप एक मतलब किसी भी अगर आप पैकेज्ड फूड का एग्जांपल ले लें। अब पैकेज फूड के है। आप राइट, जैसे एक आजकल काफ़ी लोग खा रहे होते हैं, रेडीमेड नगेट्स, रेडीमेड नूडल्स। है, उसी तरह की बात हुई कि फ्रोज़न फ्रोज़न चीज़ें हो गई, फ्रोज़न नगेट्स हो गए या कोई फ्रोज़न प्रोसेस्ड चीज़ हो गई जैसे कि। अब वो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि ऐसे कि किस अच्छी तरह से पैक हुई हुई है, उस बिल्कुल हाइजीनिक है, उसमें सफाई-सुथराई का ख़्याल रखा गया है। लेकिन उसमें कितने लोगों का हाथ है, कितनी ह्यूमन इंटरवेंशन है, कितनी प्रोसेसिंग हुई है उसमें, तो उतनी ही सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह है। ओके, ओके। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा सो अगर मैं थोड़ा-सा मैं बात करूँ कि इम्यून सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ी-सी 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। 2 अहम चीज़ें जो कि इम्यून सिस्टम को डाइट के हवाले से इम्पैक्ट करती हैं। पहली चीज़ है वो है शुगर, रिफाइंड शुगर ख़ास करके काफ़ी चीज़ों में पाई जाती है। आपके जो बिस्किट्स हैं या आपकी ब्रेड है जो कि व्हाइट ब्रेड जो हम लोग खा रहे होते हैं। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक काफ़ी लोग पी रहे होते हैं या चाय में भी जो है वो काफ़ी लोग चीनी डाल के पी रहे होते हैं। तो दबा के। दबा दबा के जो है ना, तो इतनी जो चीनी जो है वो हम हर चीज़ में जो डाल के खा रहे होते हैं या किसी चीज़ों में तो ऐसी-ऐसी मतलब आपको बताऊँ कि हैरानी होगी कि शुगर जो है वो ऑलरेडी ऐड है और आपको पता भी नहीं है कि इसमें शुगर भी है। अब एक एग्ज़ाम्पल है केचअप का, केचअप सॉस में 1 टेबल स्पून जो केचअप सॉस का होता है, जिसके हम मेरे ख़्याल से 3-4 खा जाते हैं किसी भी बर्गर या फ्राइज़ के साथ। उस 1 चम्मच में जो है 2 चम्मच चीनी होती है और आप ये इसका अंदाज़ा लगा लें कि उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ केचअप में मिक्स की जाती है वो तकरीबन 2 चम्मच चीनी के। तो अगर आप सोचें कि आप 3 से 4 अगर आप इसी तरह से चम्मच खा लेते हैं केचअप की, तो आपने 8 टीस्पून्स ऑफ शुगर कंज़्यूम कर लिए हैं। जबकि ह्यूमन रिकमेंडेड डेली अमाउंट जो है वो है सिर्फ़ 4 टीस्पून्स या 16 ग्राम्स ऑफ शुगर फॉर एन एवरेज हेल्दी एडल्ट। तो शुगर की बात करूँ तो शुगर में जो है वो क्या होते हैं, एक थोड़े से माइक्रोब्स होते हैं छोटे-छोटे, जो कि डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं और वीकन करते हैं। इसी तरह से आप यूँ समझ लें कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कोई मीठी चीज़ रख ली तो उस पे आके चींटियाँ जो हैं, वो आके उस पे हमला करेंगे। तो यूँ समझ लें कि अगर आपकी कोई मीठी चीज़ या चीनी आपके जिस्म में जाती है तो बैक्टीरिया उस पे भी वैसे ही अटैक करती हैं। तो ओवरऑल चीनी, मीठी चीज़ ये जरासीमों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इससे जो है जितना हो सकता है दूर रहें तो इम्यून सिस्टम आपका बेहतर हो सकता है। अच्छा, आसिम चले, ये तो हम लेट्स सपोज एक्सेप्ट कर लिया हमने ना कि प्रोसेस चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर होती है और वो शुगर हमारी डेली रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सिस्टम के अंदर। लेकिन जब डेली रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो आई बिलीव दैट देयर इज अ कैलोरीफिक काउंट, मिनिमम कैलोरीफिक काउंट के इतनी कैलोरीज दिन में खानी चाहिए। अब लेकिन क्योंकि शुगर और प्रोसेस शुगर के अंदर इतनी हाई कैलोरीज होती हैं, मेरे ख्याल मैंने देखा है कि जो मैं एक जगह जब काम करता था, मैंने देखा था वहाँ पे मेरे जो बॉस थे, ही वाज 60 प्लस, आई टेल यू समथिंग, वो लंच कभी भी नहीं करते थे। वो लंच के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे। मैंने, क्योंकि आपने कोल्ड ड्रिंक की बात की, मुझे उससे याद है वो रोजाना जो है ना एक कोक 500 ml जो है ना वो पी रहे होंगे। और मैंने बोला यार, सारे का पेट निकला हुआ है, मतलब इतना एजेड हो गया है और उसको क्या पता क्या बीमारियां हो क्या नहीं, लेकिन उसको वो परवाह ही नहीं होती थी। बट फिर मुझे समझ आया कि वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये इसके क्या नुकसानात हैं, पहला सवाल। और दूसरा, कैलोरीफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती क्या है एक आम आदमी की, और एक हैवी, मतलब डिफरेंट, मेरे ख्याल से डिफरेंट वेट
के हिसाब से या बॉडी के साइज के हिसाब से भी डिफरेंट कैलोरीफिक काउंट होता है। तो ये दो चीजों के ऊपर थोड़ा सा जरा हमें आप बताएंगे कि क्या सिलसिला है? उमर देखें, जो आपने कैलोरी काउंट की बात की, तो वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल बॉडी साइज पे एंड लाइफस्टाइल पे। मैं अगर ये राइट। कहूँ कि आपको चाहिए 3000 कैलोरीज पर डे, राइट? डिपेंड, आप अगर आप मुझे कल कहते हैं कि आई वांट टू पुट ऑन सम वेट, मुझे थोड़ा-सा अपना वज़न बढ़ाना है और मेरा लाइफ़स्टाइल काफ़ी एक्टिव हो गया है, तो आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज़ जो होंगी वो अगर आप बढ़ा भी दिए तो कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि आप उतनी ही फिर बर्न कर रहे होंगे वर्कआउट के एक्सरसाइज से, ठीक है? अच्छा, आपने जो बात की कि जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया अपने मेरे ख़्याल से फेलो वर्क कोलीग के, जो कि उसको रिप्लेसमेंट कर रहे थे लंच की मील को, जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल कैलोरीज़ आर नॉट सेम, सारी कैलोरीज़ सेम नहीं होती हैं। कैलोरीज़ के साथ आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो सोडा की आपने बात की, दीज़ आर कॉल्ड एम्प्टी कैलोरीज़। शुगर इज़ बेसिकली एम्प्टी कैलोरीज़। ये लोग समझना भूल गए हैं या ये समझना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम अगर कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं, अगर उसमें इतनी 400-500 कैलोरीज़ हैं, तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ टेकिंग अस क्लोज़र टू आवर एक्चुअल वेट गोल। अगर मुझे 3000 कैलोरीज़ खानी है, अगर मैं 500 शुगर से ले लेता हूँ, तो मेरा काम हो गया है। उस 500 कैलोरीज़ से आपको न्यूट्रिएंट्स क्या मिल रहे हैं? क्योंकि हमारे जिस्म को एट द एंड ऑफ द डे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, सिर्फ कैलोरीज़ नहीं चाहिए। राइट। ऑल कैलोरीज़ आर नॉट इक्वल, ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। राइट। सोडा में, शुगर्स में, रिफाइंड शुगर्स आर ऑलवेज़ एम्प्टी कैलोरीज़। इससे दूर रहा जाए तो बेहतर है। राइट। अग्रीड। एंड एज फार एज आई थिंक, अगर हम एक फिर भी एक बेस या एक स्टैंडर्ड की अगर बात करें, मैंने कहीं पढ़ा था कि फॉर एन एवरेज मैन टू सस्टेन हिज वेट, उसको तकरीबन 2200 से 2400 कैलोरीज दिन की कंज्यूम करनी है। अब इससे ज्यादा करेंगे तो वेट इंक्रीज होगा, इससे कम करेंगे तो वेट रिड्यूस होगा। और एक आम औरत के लिए मैंने जहाँ तक पढ़ा था तो कि 1400 टू आई थिंक 1700 कैलोरीज पर डे है। वो भी अगेन डिपेंड करता है कि कि किसी खवातीन या किसी मर्द की कितनी एक्सरसाइज है दिन की, उसकी बेसिस पे ये ऊपर नीचे हो सकता है बेस स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही है उमर, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और मेरे ख़्याल से 2200 से 2400 का जो ये रेंज है, मैं समझता हूँ कि इस पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हुई हैं। एक रेंज, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रेंज ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ लोग 2000 कैलोरीज़, 1800 कैलोरीज़ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, सस्टेनिंग द वेट, और कुछ लोग जो हैं वो 2600 या 2800 पे भी कर जाते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी वेट मैनेजमेंट में, सिर्फ डाइट एंड कैलोरीज़ नहीं काउंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम आगे बात कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरी ज़िंदगी अपनी इसी कैलोरीज़ के बेंचमार्क पे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शुगर और हार्ट डिज़ीज़ वगैरह हो जाती है। तो उसकी क्या वजूहत हैं, वो अ, समझनी बहुत ज़रूरी है। हम वो अच्छा, समझना जरूरी है, जो ठीक मैं है। आपको बात बता रहा था इसकी, एक इम्यून सिस्टम सप्रेसर, एक तो अपने डाइट के लिहाज से मैं आपको शुगर की बात की। दूसरा जो है कैफ़ीन। अब कैफ़ीन काफ़ी लोग जो है कॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स भी काफ़ी लोग पी रहे होते हैं। और सोडाज़ वगैरह भी थोड़ा-सा, ऐसी बात है, कैफ़ीन एडेड होता है। तो कैफ़ीन जो है वो क्या करता है, कैफ़ीन बेसिकली थोड़ा-सा आपके ओवरऑल जिस्म में एसिडिटी पैदा करता है, तेज़ाबियत। और तेज़ाबियत में ही जो है जरासीम या जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करते हैं ज़्यादा। समझ सही। रहे हैं? हमारे जिस्म में जो ओवरऑल हमारे जिस्म की जो एक पीएच वैल्यू होती है, वो ज़्यादातर अल्कलाइन होनी चाहिए तो बेहतर होती है। उसको अगर एसिडिक एसिडिक वो रखेंगे, ठंडी तासीर जिसे कहते हैं, उसे ठंडी बिल्कुल, तासीर होती है अल्कलाइन। ठंडी ठंडी तासीर हो, तो उससे जो है जरासीमों को दूर रखा जा सकता है, पहली बात। और दूसरी, जो काफ़ी और लोग एसिडिक होता है गर्म तासीर। एसिडिक, गरम तासीर कहा जा सकता है, लेकिन बेसिकली अगर पीएच वैल्यू पे अगर आप देखें, पीएच स्केल जो होता है, मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी ये समझ सकते हैं कि तेज़ाबियत क्या होती है, और ऑपोज़िट ऑफ दैट उसका जो एक बिल्कुल ऑपोज़िट एंड पे देखें तो तेज़ाबियत बेसिकली नहीं रखनी चाहिए जिस्म में। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है वो खाने के बाद जो है वो डकार आ रही है या खाना हज़म नहीं हुआ है। तो सिर्फ़ खाने की वजह से नहीं है, उसमें काफ़ी और चीज़ें भी हैं। अगर आप चाय पी रहे हैं, 2-3 कप पी रहे हैं, 4-5 काफ़ी लोग पी रहे होते हैं, तो उसका कोशिश किया जाए कि आप चाय को जो है कम करें। 1 कप, 2 कप मेरे ख़्याल से बेहतर है, और कोशिश करें कि बगैर चीनी के पिएँ।
आई थिंक खास तौर से ये टी बैग वाली चाय और पाउडर वाली चाय से बहुत ज्यादा तेजाबियत होती है, बिकॉज अगर देखा जाए जो नॉर्मल चाय होती है या दूध पत्ती वाली अगर चाय, तो दूध ठंडी तासीर का खाना है, उससे पेट में इतनी गर्माइश नहीं पैदा होती। लेकिन जब हम अक्सर लोग ये जो रेडीमेड या जो पाउडर वाली दूध की चाय पी रहे होते हैं, उससे मैंने मैंने भी ये कुछ कंप्लेंट्स नोटिस की हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और कॉलीग में। वो कहते हैं कि एसिडिटी काफी बढ़ जाती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। तो ये आई थिंक हमने कुछ किसी हद तक डाइट के हवाले से बात की, कैसे आई थिंक जना किस किस्म के खाने खाने चाहिए, किस किस्म के खाने अवॉइड करने चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, ये हमने तो बात की। थोड़ा सा ये हमने अगर नेचुरल फूड्स। अभी हमने बात की इम्यून सिस्टम सप्रेसर्स की ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने ऐड करनी चाहिए अपने ओवरऑल डाइट में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो कुछ चीज़ें जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे नेचुरल, तो इसमें आ जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, उसके अलावा एग्स अंडे वगैरह हो गए, या दूसरे आपके बीन्स हो गए जैसे कि लोबिया हो गए या चने हो गए, ये चीज़ें आप ऐड करें। नट्स हो गए, इसमें आ जाते हैं आपके बादाम और अखरोट और काजू। मीट वगैरह भी, अगर आपको मीट अच्छा प्योर मिल रहा है, प्रोसेस नहीं है, तो आप मीट खाएँ, वो भी अच्छा है आपके लिए। उसके अलावा सेकंड बात मैंने आपको बताई थी गुड बैक्टीरिया की। गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि आपकी आर्मी होती है बैड बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए। ये चीज़ आती है प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स किस चीज़ में होते हैं? सबसे जो एक समझ लें कि कॉमन चीज़ हमारे सामने है वो है दही, योगर्ट। दही का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इसमें वो प्रोबायोटिक्स हैं, गुड बैक्टीरिया है जो कि आपकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितने भी इन्फेक्शन आपको बचा सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है जो देसी तरीकों में बात कर रहे थे, तो जो हर्ब्स आ जाते हैं, जैसे कि जिनमें काफ़ी जो है वो एक हल्दी, हल्दी हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, हमारे जो सालन बनता है वो उसमें हल्दी इस्तेमाल होती है। लेकिन हल्दी को अगर आप वैसे पाउडर फॉर्म में या अगर कच्ची हल्दी आपको मिलती है, अगर आप उसकी गर्म पानी में या गर्म दूध में मिला के पिएँगे, दूध दूध में मिलाएँगे तो उससे काफी मुफीद साबित हो सकता है। काफ़ी काफ़ी मुफ़ीद है। उसके अलावा जो है काफ़ी लोगों ने, अब आपको देखा होगा कोविड में बताया था कि लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन का एक छोटा पीस लेके अगर आप रोज़ खा लें तो आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम में काफ़ी फ़र्क काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो एक लहसुन का इस्तेमाल राइट। हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। अदरक है, दालचीनी है जिसे सिनेमन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों की हम जो है वो छोटी-सी लाइक एक कि दिन के किसी भी वक़्त हम लोग एक चाय बना सकते हैं, जिसमें ये हमने गर्म पानी में ये मिला दिए और थोड़ी-सी शहद और नींबू मिला दिए, ताकि हम जो है उससे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये चीज़ें आ गईं। उसके अलावा फिर कुछ स्पेसिफ़िक न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब आपने सुना होगा मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन काफ़ी चीज़ें जो है अब इन पे बात की जा रही थी कि आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, ये सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। मेरे ख़्याल से हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत अहम है कि वो इससे जो है फिर वो अ, फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, एक सबसे पहली चीज़ तो है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी आपने सुना होगा कि सर्दी आ रही है, नज़ला बढ़ रहा है, ज़ुकाम बढ़ रहा है, ठंड लग रही है, विटामिन सी का इस्तेमाल करें। बिकॉज़ विटामिन सी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और वो जैसे मैंने बात की थी कि एंटीबॉडीज़ होती हैं आपके इम्यून सिस्टम में, उसको बेसिकली वो बिल्ड करता है। जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम होगा। अब विटामिन सी किन चीज़ों में होता है? जैसे कि हो गई ऑरेंजेस, आपके जो कीनू, उसके अलावा जो है जो अमरूद होता है, उसमें काफ़ी विटामिन सी पाया जाता है। नींबू होता है, उसमें विटामिन सी है। अ, अब काफ़ी चीज़ें जो हैं ये सर्दी की हैं, राइट? कि लेकिन राइट। मैं ये बताना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो कि आप थ्रू आउट द ईयर आपको मिल जाती हैं पाकिस्तान में। इसमें से एक है अमरूद, एक है शलजम, जैसे हम कहते हैं शिमला मिर्च कहें या शलजम कहें, जो भी, वो भी आपको थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है। और तीसरी, शलजम और शिमला मिर्च दो अलग सब्जियां हैं। इसको यूँ ही समझिए कैप्सिकम जो कहते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से कैप्सिकम हम शिमला मिर्च को कहेंगे। राइस, बट शिमला मिर्च आई एम नॉट सच। सॉरी, कम अगेन आप। या आई थिंक इंटरनेट का। I think yeah. So I think maybe I'm mistaking the two. I think मेरे ख्याल से I'm talking about capsicum. So उमर क्या कहते हैं कैप्सिकम को वैसे? मेरे ख्याल से शिमला कहते हैं हम। हेलो। जी जी, कैप्सिकम को शिमला कहते हैं, ठीक है? हाँ। हाँ। शिमला, ठीक है। सॉरी, शायद मैंने गलत कह दिया होगा। तो कैप्सिकम को जो है शिमला कहते हैं। अच्छा, नहीं। तीसरी चीज़ जो मैंने ओके। बताया, लेमन। लेमन जो नींबू है वो आपको थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है।
उसको आप इस्तेमाल करें, पानी में मिलाएँ, जूस पिएँ, नींबू पानी पिएँ। इससे आपको अगर आप 1 लेमन भी कंज़्यूम करते हैं दिन का, तो आपको विटामिन सी मिल जाता है, आपको हुँ, सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हुँ, व्यूअर्स को दोबारा यही बताना चाह रहा हूँ कि अ, काफ़ी लोग स्टोर पे चले जाते हैं और महँगे-महँगे सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। कोशिश करें कि ये जितने भी विटामिन्स हैं, आपको अपनी डाइट से मिलें। तो डाइट आपको से मिले। इतने राइट। पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, हुँ, अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ फिर आ जाती है जो न्यूट्रिएंट्स में हम बात कर रहे थे, तो वो आ जाती है ज़िंक। अब ज़िंक जो है वो क्या करता है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि तेज़ाबियत आ जाती है, तो तेज़ाबियत को ख़त्म करने में मदद करता है ज़िंक, जो कि मैंने बात कम करते हैं या बढ़ाने में मदद करते हैं? क्या ज़िंक क्या करते हैं? तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, वो बॉडी के अच्छा, पीएच खत्म वैल्यू करते को अल्कलाइन कर देता है। तो अच्छा, अगर आपके जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ रही है, तो ज़िंक आपकी मदद करता है उसको ख़त्म करने में। ओके, ओके। अब ज़िंक जो है वो किस तरह की चीज़ों में ज़िंक, जैसे आपका सी फूड हो गया, मछली, इसमें काफ़ी होता है ज़िंक। इसके अलावा बीफ हो गया, बीफ आप खा सकते हैं। जितनी भी आप क्वांटिटी में खाएँ, बीफ आप खाएँ, लेकिन आपको ज़िंक उससे ज़रूर मिलेगा। काजू हो गए, जो कैश्यूज़ होते हैं, वो खाएँ। उसके अलावा मटर, मटर में काफ़ी मटर में ज़िंक है। अंडे हो गए, चावल हो गए, ये सारी चीज़ों में ज़िंक है, जो कि आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सारे सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। तीसरी चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपने आजकल देखा होगा उमर, एक डेफ़िशिएंसी है सबसे ज़्यादा, वो है विटामिन डी की। विटामिन डी जो कि जिसको हम कहते हैं सन विटामिन, वो आपको अ, सूरज की धूप से मिलता है, और क्यों विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है वो आप भी समझ सकते हैं। आप भी थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि क्यों हो गई है विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी आजकल? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिल्कुल, आप काश काश मुझे पता होता, वरना मैं हेल्थ कोच हो जाता। अगर मुझे पता होता कि विटामिन डी की कमी होती किस वजह से है, थोड़ा-सा नहीं, बताएँ। आपको मैंने मैंने सुना है वैसे इंडोर लाइफ़स्टाइल की वजह से ज़्यादातर हमारे जो नौजवान लोग हैं, वो आजकल घर के अंदर ही पूरा वो गेमिंग पे और वीडियो गेम्स पे और कंप्यूटर पे जो लगा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है। फिर वो आगे जाके शायद बच्चे नहीं पैदा होते विटामिन डी की और डेफ़िशिएंसी की वजह काफ़ी से, ऐसे ही काफ़ी है? काफ़ी मसले-मसाइल हैं, बस यूँ समझ लें कि आई आज होप मैंने बहुत ज़्यादा 0 टू 100 इन 2 सेकंड्स नहीं चला गया। नहीं, नहीं, बस ये बिल्कुल आपने आपने बिल्कुल सही बात की कि इंडोर लाइफ़स्टाइल नौजवान आजकल के जो हैं, हमारा जो एक लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी, समझ लें कि डीजेनरेशन की बात कर रहा था मैं। घरों में हमने ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दी है। घर से निकलते हैं गाड़ी में, गाड़ी से निकलते हैं ऑफ़िस में, और फिर वापस वही चेन चल रही होती है। तो सुबह की जो एक रूटीन होती थी, जो हमारे बड़े जिसके बारे में बात किया करते थे कि सुबह को आप वॉक के लिए जाओ या सनलाइट में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उसकी वजह से जो है आजकल विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो गई। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि विटामिन डी जो होता है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। मतलब अगर आपके जिस्म में हेल्दी फैट नहीं है, तो आपके विटामिन डी आप जितना भी धूप में आप रहें, आपके वो बॉडी जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी। अब सही। हेल्दी फैट से जो है मेरा मकसद कहने का कि जैसे कि आपके नट्स हो गए या हेल्दी मीट हो गया आपका, ऑयल्स हो गए, ऑयल्स भी काफ़ी, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारे आपके हेल्दी फैट्स हैं, फिश हो गया, इनमें हेल्दी फैट्स हैं। तो अगर आई आप थिंक ये हेल्दी हेल्दी फैट्स इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे वालिद साहब, मुझे इत्तेफ़ाक से आपने अभी ये बात बोली तो मुझे मेरे वालिद साहब की बात याद आई, कुछ 1-2 हफ़्ते पहले उन्होंने बोला था। मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि उमर, तुम जो है ना, ये कौन-सा खाना है जो हम पंजाबियों को बड़ा पसंद होता है? कुन्ना, और एक क्या होता है? एक तो कुन्ना होता है, दूसरा क्या होता है? ना निहारी, नहीं, निहारी भी होती है, निहारी के अलावा यार एक और वो ना पावा, पाए। पाए, 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 राइट, पाए। हाँ, तो मेरे अब्बा जी ये कह रहे थे कि यार उमर, तुम पाए और ये चीज़ें ज़्यादा खाया, क्योंकि इसके लिए, इससे क्या होता है कि हड्डियों में जो चिकनाहट चाहिए होती है ना, हड्डियों को चिकनाहट जो चाहिए होती है, वो इनसे मिलती है। मैं बोला, अब्बू मुझसे तो नहीं, मुझे तो मज़ा नहीं आता। मैं जो है ना, अगर किसी दिन पाए खा लूँ तो शाम तक हज़म ही नहीं होते मुझसे। अच्छा, नहीं होते। ख़ैर वो हर किसी का जैसे बताया, लेकिन आपके मेरे ख़्याल से वालिद साहब ने बात बिल्कुल ठीक की। इस जो ये चिकनाहट को कहते हैं कोलेजन, जो कि आपकी ओवरऑल आपके जो जिस्म, ये जो आपकी हड्डियाँ हैं, हड्डियों के बीच में जो है ये पाया जाता है। तो ये आप ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपकी डाइट में ये होगा, तो ओवरऑल आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी हड्डियाँ, जैसे मतलब हड्डियाँ मज़बूत होंगी, आपकी जितने भी मसले-मसाइल आजकल देखें कि आपने लोगों को घुटनों में जो है वो दर्द होना शुरू हो गया, चल नहीं पाते लोग, और मेरे ख़्याल से 30-35 साल के बाद जो है वो कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं कि हमारे घुटने जो हैं वो वीक हो गए हैं। जवाब दे रहे हैं।
जवाब दे रहे हैं। और आजकल बीमारियां आ गई हैं, किसी के एसीएल इंजरीज हो रही हैं, मेनिस्कल टीयर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वजह यही है कि हमारी जो डाइट है वो इतनी चेंज हो गई। हमारी डाइट में वो चीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए। हेल्दी फैट्स की आपने बात की, बहुत ज़रूरी है ये। तो वापस आते हैं उसी पे, तो विटामिन डी आई की थिंक के लिए फैट्स बहुत ज़रूरी हैं, और फैट्स हमारी डाइट में नहीं है, और इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर है ही नहीं। तो ज़रूरी ठीक मैं है। कहूँगा अपने व्यूअर्स को कि 10 से 15 मिनट कोशिश करें सुबह को धूप में जाके गुजारें और अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करें। अच्छा आसिम, मुझे एक ऐसा लग रहा है जो अभी तक हमने बातचीत की है उससे मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि यार इंसान को अपने आप को जिंदा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको अपने जिस्म को और मेंटली जो जो जरूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मतलब आप अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मील प्लानिंग भी है उसमें, पाए भी खाने हैं उसमें, फल भी खाने हैं उसमें, दार चीनी भी खानी है, और ये भी लेना है और वो भी लेना है। तो ये बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है यार। ये तो आई थिंक आजकल के लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हम तो इतने मसरूफ हो गए हैं, हर कोई जो है बिल गेट्स के बराबर का मसरूफ हो गया है। तो वो कैसे करेंगे? ये सब कैसे मैनेज होगा? उमर देखिए, अब बात आपने ठीक की। अब एक एग्जांपल ले लें आप गाड़ी का। आप गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी आपने ले ली है बड़ी अच्छी सी, आपने नई गाड़ी ले ली है, करोला एल्टिस ले ली है, और आपने बस पैसे तो खर्च कर लिए हैं उस पे। अब आप ना उसकी टायर की हवा चेक कर रहे हैं, ना उसका तेल चेक कर रहे हैं, ना पानी चेक कर रहे हैं। गाड़ी का क्या हाल होगा? नई गाड़ी है, चलनी चाहिए कुछ साल, फिर बेच देंगे। बस वही बात है। तो कुछ साल चलेगी, तो इंसानी जिस्म भी इस तरह है कि कुछ साल तक चलेगा, उसके बाद जब जवाब देना होगा तो वो देगा। अभी तो जैसे आपने बात की, कुछ लोग इसके बारे में सोचते नहीं है इतनी बिजी लाइफ में, तो वो कहेंगे कि यार बस जिंदगी गुजर रही है, गुजरने दो, देखा जाएगा बाद में। तो करोला गाड़ी चल रही है, अभी चलने दो, बाद में देखा जाएगा। तो वही बात है कि आप उस वक्त का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जब जिस चीज को अभी बेहतर किया जा सकता है, या जिस चीज की लाइफ बेहतर की जा सकती है। आपने मेरे ख्याल से बड़ों से सुना होगा कि इन सब चीजों को मेंटेन करके रखो तो एक लंबे अरसे तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिस्म भी गाड़ी बिल्कुल। इंसानी जिस्म भी इसी तरह से, ये एक लाइफस्टाइल है। मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको उम्र आपको मैं एक ऐसा ऐसा एक जादुई आपको एक मशवरा दे दूं कि आप 2 महीनों में आपका वजन कम हो जाएगा और आपकी स्किन ठीक हो जाएगी और आप यंग लगना शुरू हो जाएंगे। ये एक लाइफस्टाइल है, ये आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, तभी जाके जो है इसके असरात जो है वो मुरतब हो। नुमाया होते हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो आई थिंक शुरू शुरू भी ऐसे ही होता है। अब क्योंकि हमने ये बात की, ऐसे मुझे भी एक ख्याल आया। आज से कुछ 5.5 6 साल पहले तक जो ना मेरी भी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ भी आउट हो रही थी। और फिजिकल हेल्थ में तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जीन्स में रहा है कि मेरे वाल साहब भी पतले हैं, मैं भी किसी हद तक। लेकिन फिर भी मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो आज से कोई 5 साढ़े 5 साल पहले जो है ना, मैंने रेगुलर एक एक्सरसाइज शुरू की, वो थी रनिंग। सही। पहले मैंने रनिंग शुरू की, उससे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कभी डाइट अपना ऊपर नीचे किया। एंड मैंने, आपने ये जो बात की ना कि या तो रंग में सफेदी लानी है या जिस्मानी कोई टारगेट है, मतलब मेरे ख्याल से इससे मेरे जहन में ये बात थी कि अपना मेंटल एक पहले तो टारगेट बनाना है कि मुझे क्या चीज सही करनी है पहले अपनी, और वहां से फिर लेके इंक्रीमेंटल एक लाइफस्टाइल बना सकते हैं। बिकॉज आई डोंट थिंक कि समवन कैन गो फ्रॉम दिस मॉर्निंग आई वेक अप एंड डिसाइड कि यार मेरा तो बड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और बाय डे एंड और विद इन 2 days और विद इन इवन 1 month मेरा एकदम से हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा। नहीं, नहीं। पहले मैं किसी एक छोटी से पुर्जे को पकड़ूंगा और उसके ऊपर मेहनत करूंगा, ऐसे ही है। उमर, असल में आपने बात की ना कि ये काफ़ी इसमें मेहनत लगती है। मैं समझता हूँ कि मेहनत इसीलिए लगती है क्योंकि काफ़ी ऐसी अ, यूँ समझ लें कि चीज़ें ऐसी हो गई हैं हमारी लाइफ में, जिससे अब वो हमें जो है वो ख़त्म करनी है, सिर्फ हटानी है। मतलब एक सेहत और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुज़ारना इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं सिर्फ़ एक सिंपल बात कहूँगा आपसे कि मैं कहता हूँ, मैं जिससे भी ये कोई मुझसे अगर मशवरा लेता है कि यार सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए क्या करना चाहिए और कितना मुश्किल है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ़ जाके अपने दादा-दादी के साथ 1 घंटा बैठें और उनसे ये पूछें कि उनकी लाइफ़ उस वक़्त में कैसी हुआ करती थी। कहने की बात है कि वो किस तरह के खाने खाया करते थे, किस वक़्त वो सोया करते थे, किस वक़्त जागा करते थे, किस तरह से उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ मूवमेंट हुआ करती थी, वो आपको सब बताएँगे। और उसको रख के अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें आज, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमारे जो
जो ज़्यादातर मसाइल जो पैदा हो गए वो इसीलिए क्योंकि हम उस एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ से दूर हो गए। वो वे ऑफ लाइफ जिससे हमारा दादा-दादी जो है वो बहुत खुश रहा करते थे एक लंबी उम्र तक। कोई ऐसी और चीज़ नहीं हुई है, हमने सिस्टम खुद ख़राब किया है। ये नहीं कि हमें चीज़ें वो और चाहिए सही करने के लिए, हमें उन चीज़ों से निजात पानी है, उन चीज़ों से छुटकारा पाना है, छुटकारा हासिल करना है। तो आप यूँ समझ लें कि ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन होगा तभी लेकिन जब आप इस पे खुद आप तैयार होंगे, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए और एक कंसिस्टेंट माइंडसेट के साथ बैठ के सोचेंगे कि हाँ, वाक़ई में अगर मैं एक-एक चीज़ को जो है सही करना चाहूँ, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान हो सकती है। फ्रूट्स ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, चीनी से अगर आप छुटकारा हासिल कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप आज 5 कप पी रहे हैं, तो कल आप जो है बिल्कुल चाय पीना छोड़ दें। तो आपने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको कम करना है। आज 5 है तो कल 4, 2 दिन हो गए 3, इस तरह से कर कर के ओवरऑल आपने उसको कट डाउन करना है। सही। अच्छा, आई थिंक वैसे आसिम आपने काफ़ी डिटेल में डाइट और इम्यूनिटी और लाइफ़स्टाइल के हवाले से तो बात की है, किस तरह से चीज़ें इम्प्रूव करनी है मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ के लिए। लेकिन हमने बिल्कुल शुरू में इस एपिसोड के हमने 4 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की थी। जी, तो हम थोड़ा-सा उनकी तरफ भी आएँ, एक तरह उन पे भी थोड़ा-सा गुफ्तगू करें अगर आप बिल्कुल, समझते हैं? बिल्कुल करनी ओके, चाहिए। तो उसमें एक चीज़ हमने बोली स्लीप हैबिट, गुड एंड बैड, यू नो क्या क्या व्हाट काइंड ऑफ स्लीपिंग हैबिट्स आर गुड, व्हाट काइंड ऑफ स्लीपिंग हैबिट्स आर बैड? थोड़ा-सा इसके ऊपर वज़ाहत करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, थोड़ा-सा ये बताएँगे? अच्छा, इम्यून सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो इम्यून सिस्टम में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो हमारी नींद करती है। अब नींद कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो 7 से 9 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। ओवरऑल आपकी अच्छा, लाइफ जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, लेकिन 7 से 9 घंटे की किसी इंसान को 7 घंटे की नींद भी जो है वो मुफ़ीद होती है और कुछ लोगों को 9 घंटे की नींद भी चाहिए होती है, टू बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सही तरह से उनका अगर आप देखें तो ज़हनी तौर पे अगर वो एक्टिव तभी होते हैं जब वो पूरी नींद करते हैं 8 से 9 घंटे की। तो ओवरऑल एक रेंज जो है वो क्या है 7 से 9 घंटे की नींद आपके लिए बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है एक रूटीन होनी चाहिए बेड टाइम रूटीन मतलब ये नहीं है कि एक दिन अगर आप 1 बजे सो रहे हैं, एक दिन आप 10 बजे सो रहे हैं। रूटीन से मकसद ये है कि कोशिश की जाए कि रोज़ाना एक ही वक़्त पे सोया जाए और एक ही वक़्त पे उठा जाए। ये रूटीन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जिस्म में एक बॉडी क्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। वो सर्केडियन रिदम को अगर हम तंग करेंगे, टैप करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर इम्यून सिस्टम को जो है वो वीक करेगी और बहुत सारे मसाइल इससे हो सकते हैं। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा मतलब जी, मतलब जी। एब्रप्ट स्लीपिंग पैटर्न, कुछ लोग होते हैं कभी रात को 10 बजे सो गए, कभी खैर मैं तो शायद बहुत कम ही लोगों को जानता हूँ 12 बजे सो गए, किसी दिन 2 बजे सो गए, किसी दिन और लेट नाइट 3 बजे सो गए। तो ये आप कह रहे हैं ये सही नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। फिक्स्ड होना चाहिए। कोशिश की जाए, मैं यही कहूँगा क्योंकि हम इस अगेन हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है, इतने बिज़ी हो गए हैं हम, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कोई फैमिली गैदरिंग आ जाती है, कभी डिनर पे जा रहे हैं, कभी देर देर हो गई। तो वन्स इन अ व्हाइल ठीक है, बिल्कुल, कोशिश की जाए कि 10 साढ़े 10, 11 बजे तक आप जो है वो अ जो है सोने की जो है वो तैयारी करें तो बेहतर है। आइडियली तो कहते हैं कि 10 बजे तक आपको बेड में होना चाहिए, लेकिन मैं वही कहूँगा कि जैसे आपने बोला बहुत आजकल तो इम्पॉसिबल है यार, 10 बजे तो कुछ लोग। कोशिश की जा सकती है उमर, मैं यही कहूँगा कि अगर आप 10 बजे नहीं तो साढ़े 10 बजे, 11 बजे भी ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता कट डाउन करके फिर मेरे ख़्याल से एक 10 बजे भी हम सो सकते हैं। ऐसे ऐसी बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे दिन भी होंगे जब आप कहेंगे कि हाँ, मेरे जिस्म को नींद की ज़रूरत है, आज मैं 10 बजे सो जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ बताएँ, थोड़ा-सा एक छोटा-सा ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मसला है अगर मैं रोज़ाना रात को 1 बजे सो रहा हूँ और उठ जाता हूँ फिर भी 7 बजे बिलफ़र्ज़ 6 घंटे की नींद कर रहा हूँ। लेकिन रात को 1 डेढ़ बजे तक सो जाता हूँ, सुबह साढ़े 7 8 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। इसमें भी कोई गुंजाइश है कि मसला पेश आ सकता है? लॉन्गर लॉन्गर रन में उमर लॉन्गर रन में बिल्कुल ये सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके ओवरऑल बोन्स पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकता है इसका। हमारे जिस्म में हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि रिलीज़ होते हैं और वो हॉर्मोन्स का रिलीज़ होने का टाइम होता है एक फिक्स्ड, जो कि
इसी तरह से वो डिटरमिन होता है कि जैसे कि आपका अंधेरा हो गया, सूरज आपका ग्रूब हो गया, उसके 2-3 घंटे के बाद आपकी जो जिस्म का जो एक फंक्शन है वो चेंज होता रहता है। जितना लेट करेंगे आप अपनी नींद, जितना अपनी स्लीप रूटीन को आगे पुश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये नुकसानदेह है। तो काफ़ी लोग राइट, ऐसे में ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन द लॉन्गर रन आपकी एनर्जी लेवल्स भी कम हो सकती हैं इससे। आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बाल जो हैं उन पे असर पड़ सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं। सही सही। अच्छा, एक और चीज आसिम मैंने अक्सर नोटिस किया है, अक्सर लोग क्या करते हैं, रात का खाना खाते हैं और उसके कोई आधा घंटे बाद, पौन घंटे बाद, कुछ लोग जो लेट खाना खाते हैं, मैंने ये देखा है, 11 साढ़े 11 बजे डिनर करेंगे, 12 बजे चलो भाई बेड में सो गए। ये उसका भी कोई नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान है उमर, ये इट्स नॉट अ गुड हैबिट। सबसे पहले तो ये देखें कि आप, जैसे मैंने आपको बात की कि सनसेट, सूरज ग्रूब हो गया, उसके बाद आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो वैसे ही बहुत स्लो हो चुका है। जैसे हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम हो गया। तो आपका जिस्म इतना स्लो हो चुका है, वो खाना उतनी तेज़ी से हज़म नहीं करेगा जितना वो सुबह को करता है। तो आपने अगर रात को जैसे 12 बजे खाया और आपने हेवी मील खाई, अगर आप हेवी मील की बात कर रहे हैं, आपने गोश्त वगैरह भी खाया, बोटियाँ भी खाई हैं, तो वो तो वैसे भी आपके जिस्म के लिए इतना लेट खाना सही नहीं है। दूसरी बात, आइडली कुछ भी खाने के बाद आपको थोड़ी-सी मूवमेंट करनी चाहिए, थोड़ी वॉक करनी चाहिए ताकि वो खाना हज़म हो जाए। अगर वो खाना हज़म नहीं होगा और आप सीधा बेड पे चले जाएँगे, तो यूँ समझ लें कि जब इंसान अ, बिस्तर पे यूँ लेट जाता है, तो वो खाना जो है वो समझ लें कि हिल ही रहा है, वो अंदर पूरा आपके डाइजेस्ट नहीं हुआ है। एक ही लेवल पे, सही सही, वो ये इट्स नॉट मेकिंग इट्स वे डाउन टू द इंटेस्टाइन्स, एग्ज़ैक्टली वो आपका उसी आपका खाना, यू जैसे आप बात की पहले, तो वैसे ही डाइजेशन सिस्टम आपका स्लो हो चुका है। अब जितना स्लो हो गया, उतना ही उतनी देर लगेगी उस खाने को पूरा इस बात से नीचे जाने में और हज़म होने में, जब तक वो नीचे जाए। और आपने उसको मौका ही नहीं दिया और आप सीधा आके ऐसे बिस्तर पे बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल आके बैठ के सो गए। तो फिर तो खाना जो है वो खराब हो जाए। फिर खाना आपके वही यहाँ तो पे है। चेस्ट पे, जिसमें ओवरऑल फिर ये तेज़ाबियत के मसले और ये होते हैं फिर। तो आइडियली कितनी कितनी देर बाद खाना खाने के इज ओके टू फॉर समवन टू स्लीप? उमर, मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। मतलब कम अगर आप से खाना कम दो, खा रहे हैं, कम से कम अगर आप 8 बजे खाना खा रहे हैं, तो 10 बजे फिर आप सो सकते हैं सो सेफ। सकते हैं, यानी कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक खाना खा लिया होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और काफ़ी लोग जैसे आप कह रहे हैं कि 12 बजे खाना खाते हैं, तो फिर उनको 2 बजे तक जो है वो जागना बेहतर कम से रहेगा, कम जागना पड़ेगा। कम जागना पड़ेगा उनको, बिल्कुल, सही, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। ये भी मजबूरी है, क्या करें। मजबूरी है, मतलब फिर आप यही सोचें कि कुछ अब लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसे कौन किधर-किधर ये होता है कि शादियों में आप देखें, आजकल की जो शादियाँ हैं उसमें 12 बजे, 1 बजे जो है खाना लग रहा होता है। तो कोशिश की जाए कि आप या तो बहुत लाइट खाएँ, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर या तो आप घर से डिनर करके जा सकते हैं तो वो करें। अगर वो नहीं पॉसिबल, तो अगर शादी में जा रहे हैं तो कोशिश करें अपनी जो मील पोर्शन्स हैं वो कम से कम रखें। अगर आपने 4-4 बोटियाँ रखी हैं, 4 कबाब रखे हैं, ये वो, उसके बाद आपने सोना भी है, तो ये एक सही नहीं है, एक इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट। Just off the record, I think I've noticed sometimes when I do something like that, eat very heavy and then just go to sleep, I wake up with a really bad tummy ache in the morning. बिल्कुल, वो आपका It's सारे, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस्म एक इज़ वेरी, डाइजेशन सही नहीं हुई होती। our क्या है ये? stomach, our gut is a very smart organ. It knows what is good for it and what is not. तो एंड कभी-कभार हमारे जो गट को जो है कहा जाता है सेकंड ब्रेन, व्हिच मीन्स दूसरा एक ब्रेन, अच्छा, इतना दिमाग होशियार ऑर्गन है। इतना होशियार ऑर्गन है, ना सिर्फ होशियार, जो भी आप इसको फीड करेंगे, ये समझ रहा है और पूरे आपके जिस्म पे जो है उसका असर आ सकता है। अच्छा, अच्छा, शायद, और मैंने सुना है कि पंजाबियों में ये गट ज्यादा तेज हो, पंजाब में दिमाग ज़्यादा से होता है। वैसे आपने सुना होगा है। अभी काफ़ी लोग, एक बड़ी मशहूर कहावत है, लिसन टू योर गट फीलिंग। अच्छा, तो गट फीलिंग का मतलब ये हाँ, है, गट भी आपका, गट में भी दिमाग है जो कि आपको बता रहा है कुछ। तो सही सही। इंटरेस्टिंग, वेरी डीप एक्चुअली, आई मस्ट से, देयर गॉट टू बी, और असल में सही। एक एक और बात है उमर, इस पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। नाउ सेरोटोनिन हार्मोन जिसे कहते हैं फील गुड हार्मोन, अब वो हार्मोन 95% ऑफ दैट हार्मोन इज़ इन द गट। तभी आप ये देखें कि अच्छा, हमारी जो, वो फील गुड का मतलब ये है कि आपको अच्छा महसूस होता है। कहते हैं ना, खाना खाने के बाद आई एम अ फूडी, मुझे खाने खाने का बहुत शौक। तो अब जैसे कि हाँ, आपने एक सामने देखा केएफसी, मैकडॉनल्ड, अब कोई एक इंसान ऐसा होगा जो कि इस चीज़ को काफ़ी मतलब शौक से खाता हो। रिलेट कर सकते।
उसको क्रेविंग होगी इसकी। कोई आप आइसक्रीम देखेंगे, मीठा देखेंगे तो आपको होगी। वजह ये है कि वो जो हार्मोन है ना, वो अंदर से आपको बता रहा है, ये मैं अगर खाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। काफ़ी इसीलिए हाँ, कहते हैं तो ये और 95% ऑफ इज़ द गट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू इट एंड नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड। तो ट्रेन करना I है। think I think we don't listen to the gut anymore. Nowadays, we Listen to just, the gut. That is the problem. first We need to just start listening to the gut. yeah, ठीक है, that's a great takeaway. Alright, cool. So ये हमने थोड़ी सी स्लीपिंग हैबिट्स की बात कर दी, गुड एंड बैड स्लीपिंग हैबिट्स की थोड़ी सी हो गई। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या चीज जरूरी है और क्या उसका कितना टाइम होना चाहिए, एक्सरसाइज को कितना टाइम देना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज पे भी बात करते हैं बिकॉज आई नो काफी लोग इससे भागते भी हैं और काफी लोग करना भी चाहते हैं लेकिन वो उनको सही एक जो ना फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा होता है। क्या कहेंगे इस अच्छा, बारे में? एक्सरसाइज में उमर कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ आवर्स। मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं देखें कि आप कितने घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं एक हफ्ते में। अगर आप रोज़ाना, मैं कहता हूँ अगर आप रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी है। जिस जिस एक्सरसाइज आप उसमें एक्सरसाइज किस तरह की आ सकती है, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट वॉक करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, हल्की सी आपने जो भी आप स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं, आपने स्पोर्ट्स खेल लिया, वो भी आपके जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। ये नहीं कि आप एक दिन गए और आपने 3 घंटे का एक फुटबॉल मैच खेल लिया और फिर आप पूरा महीना आपने कुछ भी नहीं किया। ये आपके लिए सही नहीं है। तो कोशिश किया किया जाए, जो रिकमेंडेड है पर वीक वो होता है 150 मिनट्स, जो कि ढाई घंटे। अब वो ढाई घंटे को आप किस तरह से ब्रेक करते हैं थ्रू आउट द वीक, आप किसी तरह कर सकते हैं। 7 दिन है, 20 मिनट आप रोज़ाना दें, विच इज़ आइडियल टू अगेन टू सस्टेन अ गुड वेट एंड लीड अ गुड हेल्थी लाइफ़स्टाइल। लेकिन मैं यही कहूँगा, कुछ लोग के पास अगर ये एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आप 15 से 20 मिनट तो वैसे ही फ़ेसबुक और सोशल मीडिया पे ज़ाया कर देते हैं। तो 10 मिनट अगर आपने आपके जिस्म को देते हैं, जिसमें आप स्ट्रेचिंग करते हैं, वॉक कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत मुफ़ीद है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सो यू आर सेइंग कि हफ्ते में 2.5 घंटे का एक्टिविटी कम से कम कम लाज़िम से है। कम बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, सही। This is I think especially going out for all of our friends and family who utilize their car or who try to run away from even the smallest physical activity कि भाई नीचे गेट खोलने कोई आ गया है तो उससे ही बोलेंगे कि किसी बहन या भाई को बोल देंगे यार भाई दरवाजा खोल दे यार, अम्मा बोलेंगी चाय चाहिए तो यार बना दो यार। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिसके साथ मैं समझता हूँ एक किस्म की एक्सरसाइज भी हो ही जाती है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है जिससे आपका जो मैदा है वो भी चालू हो जाता है और ऑब्वियसली मैदे के चालू होने के साथ साथ ही तो ये तो बहुत एक बेसिक लेवल है। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर का लेवल आता है वर्जिश का, एक्सरसाइज का, जिसमें आप मतलब जो बेसिक बॉडीली मूवमेंट है उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं ताकि अपने आप को टोन या शेप या एक चीज मेंटेन भी कर सकें मैं इस पे थोड़ा-सा अपने बात करना बॉडी। चाहूँगा, जैसे आपने बात की। अब उमर, मैं थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि जिस तरह से आपके दादा-दादी ज़िंदगी गुज़ारा करते थे, अगर आप उनसे पूछें तो आपको बताएँगे कि ना तो वो किसी स्पोर्ट्स में थे, ना वो किसी ऐसे जिम जिम जाया करते थे, ना उस वक़्त योगा स्टूडियोज़ थे। वो आपको खाली ये बताएँगे कि वो अपना काम खुद किया करते थे और वो काम से भागा नहीं करते थे। तो जैसे आपने बात की कि गेट पे नीचे जाना है, थोड़ा आगे चलना है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपनी लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी ना चाहते हुए भी कुछ एक्सरसाइज़ हो जाएगी। 2 एग्ज़ाम्पल्स मैं दूँगा। एक, अगर आप किसी ऑफ़िस जा रहे हैं या अपनी बिल्डिंग में जा रहे हैं और आपको अपने घर तक, अपार्टमेंट तक पहुँचना है, कोशिश करें कि लिफ्ट को छोड़ के आप सीढ़ियों से जाएँ। आपकी उसी में जो है 4-5 मिनट की एक्सरसाइज़ हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल जा रहे हैं या किसी बाज़ार जा रहे हैं, अक्सर हमें पार्किंग नहीं मिलती। पार्किंग नहीं मिलती तो हम गुस्सा होते हैं, हम कभी वैले को दे देते हैं, कभी कुछ। मैं समझता हूँ कि कभी-कभार आपको कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी थोड़ी आप दूर पार्क करें, कोशिश करके, ताकि आप पैदल चल के आएँ उस मार्केट तक, तो आपकी वो भी वॉक हो जाएगी। ये एक चीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी ममालिक में प्रैक्टिस की जाती है ऑलरेडी। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, चाइना, जापान, वियतनाम, आप देखेंगे इधर के लोग काफ़ी तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते हैं और उनका ओवरऑल जो बॉडी, जो फ़िज़ीक है, वो भी काफ़ी एक हेल्दी रहती है। रीज़न ये है, और इन मुल्कों में इतनी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जाती। इन मुल्कों में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग वॉक करके ही जाते हैं। वॉक और हाँ, बड़ा बड़ा हेक्टिक लाइफस्टाइल भी है इन लोगों का। मतलब ये अगर ईस्टर्न एशिया की अगर हम बात करें, बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल लेकिन फिर भी फिट होते हैं। So I think obesity to normal BMI ratio is like
I don't even want to guess, maybe under 10% of the average काफी population. बेहतर है, बिल्कुल। 1 in 10 people, मतलब यूएस के अंदर तो आप जाएं तो 4 out of 10 people are obese. मोर देन, अब काफी तो आप केसेस आए तो 5 आउट ऑफ 10 भी हो गया, 50% ओबेसिटी रेट है। in some regions. या तो ये है, ये एक्सरसाइज को कुछ चीजें हैं. I सिंपल think सिंपल रखें और ऐसा रखें जो कि आप कर सकें डेली बेसिस पे। ये नहीं आपने, अब काफ़ी लोग आपने सुना होगा, जिम जॉइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर जॉइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर सिंपल एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी, सिंपल मूवमेंट अगर आप करते हैं, वो काफ़ी आपके जिस्म के लिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप 1 घंटा जिम नहीं करेंगे हफ्ते में 4 बार तो आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते। रहा जा सकता है तंदुरुस्त। बॉडी को टोन डाउन करने में, वेट वेट ट्रेनिंग में कोई कोई हर्ज नहीं है। आप अगर आप वेट्स उठाते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कुछ भी, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। वो भी एक काफ़ी आपके जिस्म के लिए एक फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं खाली उन लोगों को जो है इस वक़्त एड्रेस कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल मूवमेंट और एक्सरसाइज़ में बिलीव नहीं करते या मतलब जो है उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ी-सी अपनी लाइफ़ में एक्सरसाइज़ और मूवमेंट लाएँ और देखें कितने फ़ायदे उससे जो है वो मुरतब होते हैं। agreed, agreed 100, absolutely. So that is a bit of exercise, ठीक है. Anything else? What else is अच्छा, left स्ट्रेस from? स्ट्रेस पे हमने बात नहीं की है, स्ट्रेस का नहीं। Yes, I think increasingly stress is definitely becoming a big part, playing a big part in our lives. You know, especially again due to COVID, a lot of unemployment happened. A lot of people, you know, lost a lot of money. So I think this last year, ये 2020 जो है बड़ा ही stressful year रहा होगा compared to maybe the last 20 years even of this year. बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रेस जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को ऑटोमैटिकली जो है बहुत वीक कर देता है और कोविड में यही हुआ है कि कुछ लोगों को अगर हुआ भी है, तो एक तो चीज़ हो गई है, उसके बारे में स्ट्रेस लेना जो है वो और ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। तो सिर्फ़ Aggravate. लोगों ने पॉज़िटिव की रिपोर्ट देख के और स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। अब Yes. रादर देन गेटिंग डाउन टू इट या उसका हल ढूँढे, उन्होंने स्ट्रेस से और ज़्यादा उसको काम ख खराब कर दिया। तो आपका इम्यून सिस्टम ओवरऑल, मैंने जैसे वही बात की ना कि आप अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हो, अपनी आर्मी को वीक कर रहे हो। तो आपने जैसे ही आपके एक ज़हन में बात गई कि ये तो सही नहीं है, अब इससे मैं कैसे डील करूँगा? वो सारा सिग्नल जो है ना आपकी आर्मी के पास जा रहा है। अब आपकी आर्मी कह रही है कि जो लीडर है ऊपर, जो लीडर है वो अपने जिस्म से सोच रहा है कि मैं हार गया हूँ और मुझ में हिम्मत नहीं है या मैं परेशान हूँ। तो वो आर्मी क्या करेगी? आर्मी को आपने हौसला दिया। अपने हथियार डाल देगी. हथियार डाल देगी। तो आर्मी को आपने हौसला देना, हौसला कैसे देंगे? यही सोच के कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आई विल डील विद This इट। too shall pass. इसका मैं, हाँ, दिस शैल टू पास, एग्ज़ैक्टली, मैं इसका हल ढूँढूँगा और सब हो जाएगा सही। तो अब काफ़ी इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे लाइफ़ में आपने बताया कि जॉबलेसनेस हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और कुछ और मतलब A किसी, big loss हो गया, big traumatic experience हो गया. हाँ, तो You know, some life-changing event that you do not expect. Sometimes, you know, like suddenly a parent that you're so close to, or a family relative that you're so close to, you know, is no longer there. Either they pass away or they're just distant from you. मतलब वो एक और country चले जाते हैं. उसकी वजह से मैंने देखा है कई वालिदैन जब उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वो खुद थोड़े से परेशान होने लग जाते हैं, हमारा ये काम कौन करेगा, काम कौन करेगा. तो आई थिंक ये जो स्ट्रेस वाली बात है ये बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक है कि ये है और इस पे हम लोग, इतनी सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे हम ये नहीं कह सकते कि आप स्ट्रेस ना लें। हर चीज़ में जो है, हर चीज़ स्ट्रेस लाती है, उसके साथ हमारे स्ट्रेसर्स बढ़ गए हैं, कुछ हमने खुद भी बढ़ाए हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में हमने घबराना जो है ना वो शुरू कर दिया है। छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में हमने ज़्यादा ओवरथिंकिंग जो है ना वो हमने ज़्यादा कर दी है। एक इवेंट हुआ, डेथ हुई, ठीक है, उसके बाद खुद आपने सोचना है कि स्ट्रेस लेने हाउ से टू हैंडल. स्ट्रेस लेने से जो है और मामला ख़राब हो सकता है। आप ये सोचें कि इस उस मरहले में या उस वक़्त क्या किया जा सकता है। आप अपनों के साथ रहें, उनके साथ उनका ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें। क्योंकि जो जो चीज़ होनी होगी, होके रहेगी और होएगी, लेकिन आपने ये सोचना है कि उसके बारे में सोचने से और स्ट्रेस लेने से आप अपने जिस्म पे जो है एक बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। इस तरह का असर है. वो नहीं करना चाहिए और अच्छा. काम के बारे में भी ऐसा ही है। जी। हाँ, अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की. आपने ये जो बोला ना कि मतलब क्योंकि मैं समझता हूँ हम अक्सर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं
किसी भी किस्म के ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस में कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। मतलब एक समझदार, मैं भी पढ़े लिखे इंसान की भी बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एक समझदार इंसान और एक कामयाब इंसान, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल कामयाबी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल एंड फिजिकल, बिकॉज़ दिस एंटायर एपिसोड इज अबाउट मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग एंड हेल्थ। तो जब हम कामयाबी की बात करें तो हम एक मेंटली फिट और फिजिकली फिट इंसान की बात करें, तो उसकी निशानी ये है कि वो अपने आप को डिटैच कर लेता है ऐसी सिचुएशंस में। अक्सर हम लोग इतना अटैच्ड हो जाते हैं, ऐसी कभी कोई भी ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन, हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसी के और गहराई में जाते जाते जो है ना, हम भी डूब जाते बिल्कुल। हैं। प्रोवर्बियली स्पीकिंग ऐसा होता है कि हम भी पानी के नीचे सर आ गया और बस है ना, स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। और जिसकी बट ज़रूरत होती नहीं है, मतलब आप ये सीखें कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट्स, लेकिन उसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में इतना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही है कि आप उसका हल ढूँढें, जस्ट वर्क अराउंड इट और सोचें कि एट द और एंड अपने आप को डिटैच करें उससे। मेरे ख्याल से मैं इस टच करें चीज पे अपने तो, आप। ये लफ्ज मेरे एकदम से अभी दिमाग में आया और मैंने इतनी दफा ये फील किया है कि व्हेन आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड आई हैव टू डिटैच माय सेल्फ फ्रॉम दैट स्ट्रेसर। हुँ, डिस्ट्रैक्ट एंड डिटैच, लाइक किसी और चीज में मुब्तला होना और उस चीज से अलग होके थोड़े अरसे के लिए उसके ऊपर सोच बंद कर देना, उस मौजू पे या उस इशू पे जो भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस हैंडल करने का भी एक बहुत अहम तरीका है और इससे भी इंसान काफी फायदा उठा सकता है, बजाय इसके कि वो और गहराई में जाए उसी तन्हाई के। जी, बिल्कुल सारी चीज़ें ये जैसे हमने अभी डिस्कस की हैं, ओवरऑल ये आपके सेहत पे जो है असर डालती हैं। जिसमें आ जाती है आपसे स्टार्ट अगर आप करें डाइट की हमने बात की, फिर हम आ गए स्लीप रूटीन पे, फिर उसके बाद आ गए हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज़, मूवमेंट और लास्टली हमने डिस्कस किया आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें ही जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है इस वक़्त में, इस दौर में। कोविड के बाद ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। काफ़ी लोग जिनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं थी, उनको जो है वो कोविड के सिम्पटम्स ज़्यादा हुए हैं। काफ़ी लोगों की डेथ भी सफर किया है। ऐसे किसी को जो है डाइट की वजह से जो पहले डिज़ीज़ेज़ थी जैसे डायबिटीज़ थी और हार्ट डिज़ीज़, तो उनको ज़ाहिर-सी बात है कोविड ने बहुत बुरा अटैक किया है। तो उसके अलावा जो है काफ़ी लोग जो एक्सरसाइज़ और मूवमेंट नहीं कर रहे थे और उनकी स्लीप रूटीन सही नहीं थी। ओवरऑल उनकी इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका था कि ये जो एक नया एक जरासीम आया, तो इसको लड़ने की हमारी जो आर्मी की सलाहियत जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों को अगर साथ लेके चलें और ना सिर्फ़ इसलिए कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, बट आप खुद सोचें कि ये सारी चीज़ें अगर सही एक तरीके से चल रही होती हैं, तो हम खुद कितना अच्छा फ़ील करते हैं। उसके लिए आप देखें ना, ज़िंदगी एक नेमत है और उस नेमत का ख़्याल रखना जो है, एक मैं समझता हूँ कि नेमत से भी ज़्यादा हम कहूँगा कि एक अमानत है। अल्लाह ताला की तरफ से एक दी गई है हमें और उस अमानत का हमें ख़्याल करना है, हर तरीके से जिस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ज़िंदा है, जी रहे हैं, हँस रहे हैं, खिल रहे हैं, बस वक़्त गुज़र जाएगा। स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी चेंजेज़ करें, कोशिश करें कि उन चीज़ों पे फ़ोकस करें कि जो कि पहले हुआ करती थी एक वक़्त में, पुराने पुराने ज़माने में, पुराने वक़्त में आप देखिए अपने दादा-दादी वक़्त में जो चीज़ें हुआ करती थीं, उनको कोशिश करें फ़ॉलो करें। आर्टिफ़िशियल चीज़ों से दूर रहें और जैसे हमने बात की टेक्नोलॉजी को जो है अपने इतना हम लोग अपने आप पे ज़हन पे सवार कर दिया है कि हर वक़्त स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि रात को हम सो नहीं रहे और मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, आज से 15-20 साल मैं कहूँगा पहले शायद इतनी नहीं थी, एकदम से आ गई है। उसको भी आप ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से जितना हो सकता है और फिर जो है आप देखें कि आपकी स्लीप रूटीन ओवरऑल जो है किस तरह से उसमें आ जाती है। एक्टिव हो एक थोड़ा-सा, नेचुरल, तो नेचुरल वे हाँ, तो मैं आपकी बातों से कुछ ये समझूं कि नेचुरल वे ऑफ लिविंग पे आना है और जिसे हम कहते हैं कि मैनेज करना गोइंग बैक टू बेसिक्स उमर, एक कहते हैं ना कि गोइंग बैक टू बेसिक्स व्हिच मीन्स जहाँ से ये सारा शुरू हुआ था, किस तरह से लोग ज़िंदगी बसर किया करते थे, वापस उस तरफ जाएँ और आप देखें आप कितना बेहतर फ़ील करेंगे और सारी बीमारी है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आई थिंक आसिम, आपने बहुत ही काम की बातें हमारे साथ शेयर की हैं, हमारे लिसनर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ। आई गॉट टू लर्न अ लिटिल बिट मोर एज़ वेल एंड आई होप कि मैंने
जो है आपको ज़्यादा बोर नहीं किया और एंटरटेन ही रखा होगा। आपने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी, चीज़ें शेयर की आज के एपिसोड में। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें से ऑब्वियसली पूरी चीज़ में तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी से कि वो अमल करे डे वन से, बट आहिस्ता आहिस्ता या कोई एक पार्ट उठा के जो आपके लिए आसान है, जो आपके लिए मैनेजेबल है, उसके ऊपर पहले काम करें। बिल्कुल सही। वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो एक कदम आप उठाएँगे तो ही जाके पूरा आपका सफ़र जो है वो अ, पूरा सफ़र जो है वो खत्म हो सकता है। अगर आज हम इस बात पे सोचेंगे कि अ, इतना सारा कुछ कैसे करेंगे, ये सारी भी चीज़ें है, कैसे वो भी है, करेंगे, तो ये वो फिर नहीं होगा। लेकिन कोई एक चीज को उठाएं। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में स्ट्रेस का ज्यादा इशू है, स्लीप का ज्यादा इशू है, डाइट का ज्यादा इशू है, एक्सरसाइज का ज्यादा इशू है, चार में से किसी एक चीज को उठाएं एक और चीज़ उसके अंदर एक मार्जिनल डिफरेंस लेकर आए, बिल्कुल ही मामूली सा फर्क अपनी जिंदगी में उस एस्पेक्ट के उस हवाले से लेकर आए, और फिर खुद ही आप महसूस करेंगे, मैं समझता हूँ। क्योंकि आई बीन थ्रू दिस। आज मैं तो इस पूरी एपिसोड में मैंने आई थिंक पूरी एग्जांपल नहीं दी, लेकिन एक टाइम तो व्हेन आई वाज वेरी मच डिप्रेस्ड, and that is how I think I battled out of it as well. You know what I mean? So that is the parting note that I want to maybe even leave for our listeners. के there, there's no end. मतलब वो तो हम माशाल्लाह से हम लोग मुसलमान हैं, तो हमें तो वैसे ही पता है कि इस दुनिया का सफर is not the end. This is only a means to an end. बिल्कुल। So तो ये उमर this is the means. आपकी स्टोरी एक लिविंग एग्जांपल है। अगर आप खुद भी इस फेज से गुजर चुके हैं और आप नाउ वी कैन सी माशाल्लाह से यू आर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। काफ़ी चीज़ें आपने चेंज की हैं और आपने खुद बेहतर महसूस किया है। तो आई थिंक आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और वो भी आपकी एक स्टोरी को लेके आगे चलेंगे। Definitely. Chad, Asim, thank you so much. I had a great time chatting with you today and got to learn some of the things myself. You know, many of the things myself I got to learn that I'm still not applying, but I think inshallah, moving forward, I will definitely try to apply them in my life as well. थैंक यू उमर। Thank you. Thank you for sharing everything. And let's call this a wrap for today, the episode. चलो। Great. Chale.